हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, वहां से बड़ी खबर है। 1 फरवरी को फ़ौज के ज़रिए तख्ता पलट के बाद होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की रिहाई शुरू हो गई है। सबसे पहले जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की रिहाई हुई है। म्यांमार में फ़ौजी तख्ता पलट की मुखालिफत करने वाले हज़ारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। म्यांमार के सरकारी जिम्मेदारों का कहना है कि मौजूदा फौजी सरकार ने तकरीबन 2300 कैदियों की रिहाई कल से शुरू कर दी है। एक बड़े ह्यूमन राइट ग्रुप का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 860 से ज़्यादा लोगों को मार डाला है, जबकि 4500 लोगों को जेल में डाल दिया है। इस वक्त म्यांमार की कमान वहाँ के फौजी सरबराह मिन ऑन्ग होलैंग के हाथ में है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि म्यांमार में 1 फरवरी को हुए फौजी तख्ता पलट के मुखालिफों को जेलों से छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। एसोसिएटेड प्रेस की खबर है कि कल सुबह यंगून की जेलों से कैदियों से भरी बसें निकलीं। इन सियासी कैदियों की रिहाई के इंतज़ार में सुबह से ही उनके घर वाले और दोस्त जेलों के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। जेल से कैदियों को उस पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यंगून जेल के सरबराह जाजो ने 720 कैदियों की रिहाई को कंफर्म किया है। ये जेल कई दहाइयों से सियासी कैदियों के लिए ख़ास तौर पर मशहूर रही है। म्यांमार मीडिया पर दी गई सरकारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रिहाई पाने वाले ज़्यादातर कैदियों पर फ़ौज के तख्ता पलट की मुखालिफत करने से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। म्यांमार दंड संहिता यानी म्यांमार पिनल कोड के आर्टिकल 505A के मुताबिक आम अशांति या डर या झूठी खबर फैलाने वाले शख्स को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि हालांकि ऐसा लगता है कि नामालूम तादाद में लोग इस कानून के तहत जेलों में बंद हैं, ऐसे लोगों की पूरी जानकारी अब भी मालूम नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत से और कैदियों की रिहाई की उम्मीद की जा रही है। फ़ौज की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 2296 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इसी बीच फौजी सरकार के डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेजर जनरल जो मिन तुन ने चीन की शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी को पहले कहा था कि रिहा किए गए कैदियों में वो शामिल हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया था लेकिन तोड़फोड़ नहीं की थी या दंगों को नहीं भड़काया था। सियासी कैदियों की मदद करने वाले ग्रुप असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्टिविस्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5224 लोगों को तख्ता पलट के बाद अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलग अलग कानूनों में हिरासत में लिया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार कोरोना के बढ़ते मामले से भी जूझ रहा है। वहां अब तक 1,55,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। भीड़ भाड़ की हालत जेलों को वायरस के लिए ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। हालांकि रिहाई के लिए कोरोना के ख़तरे की कोई ख़ास वजह है, इस पर सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। म्यांमार की फ़ौज ने 1 फरवरी को तख्ता पलट कर दिया था और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और उनकी हुक्मरां पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD के दूसरे मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। फौजी तख्ता पलट से पहले फ़ौज ने सू ची की पार्टी पर पिछले साल के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। सू ची पर इस वक्त अपने बॉडीगार्ड्स के लिए गैर कानूनी तरीके से वॉकी टॉकी इंपोर्ट करने और कोरोना महामारी के कानून की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चल रहा है। उन पर करप्शन और दूसरे क्राइम्स का भी इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन सू ची के सपोर्टर्स का कहना है कि इल्ज़ाम सियासी किस्म के हैं और उनका मकसद उन्हें ओहदे पर दोबारा लौटने से रोकना है। हाल ही में सू ची के वकीलों ने कहा था कि उनके खिलाफ पेश किए गए कुछ सबूत झूठे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले 22 जून को खबर थी कि म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत पर यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश सरकार की तरफ से पाबंदियां लगा दी गई हैं। उस वक्त रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी थी कि म्यांमार की
फौजी हुकूमत के ज़रिए डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स पर सख्ती करने की वजह से वेस्टर्न मुल्कों ने वहाँ की हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया है। उस वक्त ये भी कहा गया था कि वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से नई पाबंदियाँ ऐसे वक्त में लगाई गई हैं जब म्यांमार की फ़ौज रूस के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रही है। यूरोपीय यूनियन ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की वजह से म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत के सीनियर अफसरों पर नई पाबंदियां लगाई हैं। 27 मेंबर मुल्कों ने 8 अफसरों पर इंटरनेशनल सफ़र करने पर पाबंदी लगाई है और म्यांमार की फ़ौज से जुड़ी 4 आर्थिक संस्थाओं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कार्रवाई की है। यूरोपीय यूनियन ने डेमोक्रेसी और कानून पर अमल न करने और सीरियस ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के लिए म्यांमार के अफसरों की नुक्ताचीनी की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से म्यांमार फ़ौज के ज़रिए चलाई जाने वाली कंपनियों पर पाबंदी लगाने का मकसद फ़ौजी हुकूमत को माली तौर पर चोट पहुंचाना है। EU के मुताबिक इस कदम का मकसद म्यांमार के नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाने की फ़ौज की सलाहियत को महदूद करना है। पाबंदियाँ इस तरह से लगाई गई हैं जिससे म्यांमार की आवाम को कोई नुकसान ना पहुँचे। ब्रिटेन ने भी हाल ही में म्यांमार की 3 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं। इनमें से एक सरकारी कंट्रोल वाली मोती का काम करने वाली कंपनी है और दूसरी लकड़ी का कारोबार करने वाली कंपनी है। उधर अमेरिका ने भी म्यांमार के साथ तिजारत करना बंद कर दिया है और उसने कई कारोबारी पाबंदियां भी लगाई हैं। तख्ता पलट के 1 महीने बाद मार्च में अमेरिका ने 2013 के तिजारत और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क समझौते के तहत म्यांमार से हर तरह की तिजारत पर रोक लगा दी थी। इस समझौते के तहत दोनों मुल्क तिजारत और इन्वेस्टमेंट के मामलात पर एक दूसरे के साथ मदद कर रहे थे ताकि म्यांमार को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ा जा सके। ये समझौता कुछ वक्त पहले ही म्यांमार को डेमोक्रेसी की तरफ लौटने की इजाज़त देने के फ़ौज के फैसले का इनाम था, लेकिन इस प्रोसेस को फ़ौजी तख्ता पलट ने अचानक रोक दिया। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक तरफ यूरोप और दूसरे वेस्टर्न मुल्क म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ पाबंदियां लगा रहे हैं। ऐसे में म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत मदद के लिए रूस की तरफ देख रही है। 21 जून को मॉस्को में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पहले म्यांमार की फ़ौजी सरकार के सरबराह मिन ऑन्ग ह्लेंग ने रूसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह निकोलाई पेट्रोसोव से मॉस्को में मुलाकात की। रूस की तरफ से बताया गया था कि इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के बीच सिक्योरिटी और दूसरे ताल्लुकात को और मजबूत करने के लिए बातचीत की गई। उस वक्त मॉस्को में प्रेसिडेंट हाउस यानी क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने बताया था कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आंग ह्लेंग से मुलाकात नहीं करेंगे। कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने मॉस्को पर म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत को कानूनी हैसियत देने का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि रूस ने म्यांमार के साथ दोतरफा दौरे और हथियारों के सौदे जारी रखे हैं। रूस का कहना है कि म्यांमार के साथ उसके लंबी मुद्दत से ताल्लुकात हैं। उसने मार्च में कहा था कि वो म्यांमार में आम शहरियों की बढ़ती हुई मौतों की तादाद से फिक्रमंद है। इस अहम मुलाकात के बाद मॉस्को में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि दोनों मुल्कों ने टेररिज्म, इलाके की सिक्योरिटी और म्यांमार के अंदरूनी मामलों में गैर मुल्की दखल से जुड़े मामलात पर बातचीत की और दोनों मुल्कों ने दो तरफा ताल्लुकात को और मजबूत करने की ख्वाहिश दोहराई। आपको बता दूं कि रूस म्यांमार की फ़ौज को हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। फरवरी में आंग सान सूची की लीडरशिप वाली सरकार को उखाड़ फेंकने और म्यांमार में हुकूमत पर कब्जा करने के बाद से ये ह्लेंग का दूसरा मॉस्को दौरा था। आपको बता दूं कि 75 साल की आंग सान सूची को म्यांमार की आयरन लेडी कहा जाता है। डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और इसके लिए ज़िंदगी के कई बरस जेल में बिताए हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद ऐसा लगा था कि सूची अपनी इस जंग में कामयाब हो गई हैं, लेकिन फ़ौजी कमान की तरफ से की गई उनकी गिरफ्तारी से म्यांमार में गैर यकीनी हालत बन गई है। सूची ने 60 की दहाई में नई दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से फ़िलासफ़ी और इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्री हासिल की। वे यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर चुकी हैं। भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी मुल्कों के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। 1937 तक ब्रिटिश राज में बर्मा भी भारत का ही हिस्सा था। बर्मा के ज़्यादातर लोग बौद्ध हैं और इस वजह से भी भारत का कल्चरल ताल्लुक़ गहरा है। पड़ोसी मुल्क होने की वजह से भारत के लिए बर्मा की ख़ास अहमियत है। म्यांमार में ही भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के लीडर बहादुर शाह जफ़र को जेल में रखा गया था और वहीं उन्हें दफनाया गया था।
बरसों बाद बाल गंगाधर तिलक को बर्मा की उसी मांडले जेल में कैद रखा गया जहां बहादुर शाह जफर को रखा गया था। रंगून और मांडले की जेलें अनगिनत भारत की आज़ादी के मतवालों की कुर्बानी की गवाह हैं। भारत और म्यांमार का बॉर्डर आपस में मिलता है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और बंगाल की खाड़ी में एक समंदरी बॉर्डर से भी दोनों मुल्क जुड़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड का बॉर्डर म्यांमार से लगा हुआ है। अब देखना है कि म्यांमार में फौजी हुकूमत कब तक जारी रहती है। आमतौर पर जिस मुल्क में भी फौजी हुकूमत आती है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती। म्यांमार में तो फौजी हुकूमत की लंबी हिस्ट्री है। म्यांमार के 2008 में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ौज का कमांडर इन चीफ मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है जो प्रेसिडेंट के फैसले को भी बदल सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में 25% सीटों के लिए फ़ौजी उम्मीदवारों को नॉमिनेट करने का फ़ौज के सरबराह को हक देता है और 3 अहम मिनिस्ट्रीज़ भी उसको सौंपता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये कि फ़ौजी सरबराह को इस बात की असीमित यानी लामहदूद ताकत है कि वो इमरजेंसी या किसी भी दूसरी हालत में जब चाहे डेमोक्रेटिक सरकार को हटाकर ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में ले सकता है। फ़ौज के इख्तियारात लामहदूद हैं और उन्हें बिना मुकदमा चलाए किसी को अपनी हिरासत में लेने का भी हक़ है, जबकि फ़ौज के किसी भी मेंबर को बिना फ़ौज के सरबराह की मर्ज़ी के कानून सज़ा नहीं दे सकता। यही वजह थी कि आंग सान सू की डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार फ़ौज के ज़रिए पिछली दहाइयों में किए गए गुनाहों के लिए उन्हें सज़ा नहीं दिला सकी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।